सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय और आप सभी लोगों का ई पाठशाला चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, पॉलिटिकल क्लास के लिए हम सभी लोग, आप लोगों को पता है कि ई पाठशाला के चैनल पे काफी लोगों से काफी लंबे समय से सीरीज पढ़ा रहे हैं और आज का वीडियो लेक्चर सीरीज है फर्स्ट गल्फ वॉर। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये चैप्टर ऐड हुए हैं, दैट इज नॉट इन एनसीईआरटी, फिर भी क्लास 12 के बच्चों के लिए ये लेक्चर सीरीज है और ऑफ कोर्स ये आ रहा है, ये अगर आपके कॉलेज के लेवल में है तो भी आपके लिए यूजफुल है। अगर आपके एमए के पेपर में आ रहा है, अगर आप पीसीएस का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम किसी के लिए भी कर रहे हैं ना, ये फर्स्ट गल्फ वॉर आप सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप 11th क्लास में हैं तो आप हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज, जो ऑफ कोर्स इंडिया वाली बुक की और वर्ल्ड वाली बुक की कंप्लीट सीरीज हमने अपलोड करी हुई है। अगर आपने नहीं देखी है और आप 12th में अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप जरूर जाके वॉच आउट करिए और सब कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट गल्फ वॉर। इसे बोलते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध। दोस्तों, इसकी शुरुआत कैसे होती है, किस तरीके से इसके बारे में हमें पढ़ाने की जरूरत है, हमें क्यों जानना है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी भी आप समझ लीजिए तो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि असल में ये है क्या। अगर आप देखने की कोशिश करें तो हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट था वो चल रहा था 1914 से लेके 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला। एवरीवन नोज दैट। उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड चला। वर्ल्ड वॉर सेकंड चलने के बाद 1939 से लेके 45 के बीच में वर्ल्ड वॉर सेकंड चलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमने देखा था कि अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और इस बार देख रहे होंगे तो कोल्ड वॉर के बारे में आपके एनसीईआरटी के अंदर पहला चैप्टर है, बट इस बार आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है और उसकी शुरुआत 1945 से लेके 1991 तक कंप्लीट 35 सालों तक ये युद्ध चलता रहा। अब जब युद्ध चला तो युद्ध के अंदर हमें बेसिकली पता था कि हमने देखा था कि दो आइडियोलॉजी आपस में लड़ाइयां कर रही थी। एक यूएसए के बारे में पढ़ा था हमने और एक हमने यूएसएसआर के बारे में पढ़ा था। मतलब ये जो शीत युद्ध था एक विचारधाराओं का युद्ध था जिसमें क्लियर कट बताया जाता था कि यूएसएसआर सोचता था कि पूरा विश्व जो चलना चाहिए वो साम्यवादी सोच यानी कि सोशलिस्ट सोच से चलना चाहिए, जबकि यूएसए बोलता है कि कहीं ना कहीं जो पूरा देश है वो पूंजीवादी सोच से चलना चाहिए। तो दोस्तों, हुआ ये कि फाइनली जब 1990 आता है तो फाइनली यूएसएसआर खत्म हो जाता है। यूएसएसआर से 15 देश अलग निकल जाते हैं और जिससे यूएसएसआर टूट के एकमात्र देश रशिया बन जाता है। और रशिया का जन्म 1990 में अगर हम देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रशिया का जन्म 1990 के अंदर हुआ। और जब रशिया सभी शक्तियों को निकलता निकलता रशिया एक अलग कंट्री बना तो फिर आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 1990 के बाद अमेरिका की पावर, अमेरिका की सोच, यूएस यानी कि पूंजीवादी सोच, ये बहुत ज्यादा डेवलप हो गई। और ऐसे सिचुएशन को पॉलिटिकल सिनेरियो में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है, यानी कि नई विश्व व्यवस्था। इसमें यह दिखाया गया था कि पूरा का पूरा वर्चस्व, पूरी की पूरी कंट्रोल, पूरी का पूरा जो आइडियोलॉजी थी वो अमेरिका के पूंजीवादी मॉडल पर बेस्ड थी। इसीलिए यूएस सिंगल यूनिपावर कंट्री बन गया। यूनिपोलर भी बोल सकते हो कि वर्ल्ड पूरा यूनिपोलर हो गया। पहले अगर आप देखें तो 1945 के टाइम पीरियड पे जो दुनिया थी वो बायोपोलर थी, यानी कि दो ध्रुवों के बीच में थी, यूएसएसआर के बीच में भी और यूएसए के बीच में भी। 45 साल तक इनके बीच में ये वॉर चलता रहा और यूएस फाइनली क्या कहते हैं, ये युद्ध जीतता है। जीतने का मतलब लड़ाई नहीं हुई, लेकिन ऑफकोर्स आगे निकल गया था इसी वजह से। तो इसीलिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया और इस समय को, इस टाइम पीरियड को हमने यूएस हेजमनी यानी कि अमेरिकी वर्चस्व कहा। और इस टाइम पीरियड पर अमेरिका ने बहुत सारे ऑपरेशन चलाए और वो ऑपरेशंस, 4 ऑपरेशंस आपकी एनसीईआरटी में कवर है। एक है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम और उसके बाद इराकी फ्रीडम। ये सभी ऑपरेशंस में से एक ऑपरेशन आपके गल्फ वॉर यानी कि प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है डायरेक्टली, और इसीलिए आपको ये समझना जरूरी है। सो लेट्स टॉक विद दिस। अगर आपका रजिस्टर्ड मेल का अखबार पढ़े, ये 1990 2 अगस्त का है, जिसमें लिखा हुआ है कि इराक इन्वेड कुवैत ओवर द ऑयल। मतलब इराक ने कुवैत के ऑयल के भंडार के ऊपर इन्वेड यानी कि हमला कर दिया है। और हमला करने के बाद इसकी कहानी 1990 2 अगस्त 1990 में शुरू होती है। यानी कि इराक ने कुवैत के ऑयल भंडार पे कैप्चर कर लिया या हमला कर दिया। इसका मतलब तो यही है कि इराक उनके तेल भंडार को कब्जाना चाहता था। तो इस बिहाफ पे हुआ क्या,
इस बिहाफ पे हुआ ये कि कुवैत पूरी तरीके से इराक के अंडर में आ गया। अब कुवैत तो पैसे वाली कंट्री है, ऑयल वाली कंट्री भाई, पूरा देश ऑयल से चल रहा है ना, और अब सब कुछ ऑयल से चल रहा है, तो कुवैत तो भाई मालामाल था ही। और इराक के पास भी तेल के भंडार थे, लेकिन इराक जो था वो कुवैत के ऊपर इन्वेड करके उनके तेल के भंडार को कैप्चर करना चाहता था। लेकिन अगर आप नोटिस करें, ये प्रोसेस एक दिन के अंदर नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि कुवैत की गलती थी, कोई कहता है इराक की गलती थी। हिस्ट्री में ज्यादा जाएंगे तो हमें और डीपली समझ में आएगा, लेकिन हमें इतना डीपली भी नहीं जाना कि हम हिस्ट्री में चले जाए। हम पॉलिटिकल सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि जब ये हमला हुआ 2 अगस्त 1990 के बीच में, फिर फाइनली अगर आप देखें तो ये इराक है, ठीक है। उसके बाद छोटी सी कंट्री आपको एक कुवैत दिखाई देगी। इस कुवैत के, क्योंकि ये गल्फ में है, खाड़ी में है, ये कंट्री खाड़ी में आपको दिखाई देगी, पूरी खाड़ी की खाड़ी में, दैट इज वाई यहाँ पे ऑयल भी काफी मात्रा में है। और जब ये अटैक हुआ तो यूएस की काउंसिल के अंदर पूरी तरीके से हड़कंप मच गया, क्योंकि देखो ऑयल तो सभी को चाहिए, चाहे इराक बेचे, चाहे कुवैत बेचे, चाहे सऊदी अरेबिया बेचे, सभी को चाहिए। और जब ये रेजोल्यूशन हुआ कि भैया अब क्या किया जाए, तो आप देखेंगे टोटल परमानेंट मेंबर और टेम्पररी मेंबर जो थे उन सबका डिस्कशन हुआ। इसमें से 12 वोट टोटल जो डली 12 वोट, उस 12 वोट के अंदर ये डिक्लेयर हुआ कि भैया हमें युद्ध लड़ना चाहिए और हमें किसको बचाना चाहिए, हमें कुवैत को बचाना चाहिए। और 2 वोट जो थे, 2 वोट वो अगेंस्ट में थे कि नहीं बचाना चाहिए, और 1 वोट जो था वो ये था कि भैया करो मत करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले कोशिश करी गई थी कि इराक को डिप्लोमेटिक पॉलिसी ये होती है कि पहले बातचीत करके सुलझाया जाए, बातचीत करा जाए, क्योंकि यूएन का मेन काम होता है पीसफुली किसी भी काम को अंजाम देना। तो पीसफुली बात करने की शुरुआत करी गई, कोशिश करी गई कि कन्वेंस को पीसफुली करा जाए, इराक को समझाया जाए कि बाबू आपकी गलती हो चुकी है, आप मान लीजिए, आप सॉरी बोल दीजिए। लेकिन ऑफ कोर्स बाबू तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बाबू बने पड़े थे, यानी कि यहाँ पे ये पूरी तरीके से कह रहे थे कि नहीं, ये जो हमला हमने करा है हम इसके खिलाफ या इसके हिस्से नहीं हटेंगे। तो दैट इज वाई यूएन ने कहा अच्छा जी। तो पहली बार यूएन ने फोर्स का अपना इस्तेमाल करा, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो 1945 में यूएन बन चुका था। इस समय यूएन बन चुका था, यूएनओ बन चुका था, लेकिन दोस्तों यूएनओ कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आप देखेंगे कि यूएसए और यूएसएसआर खुद ही उस समय विचारधाराओं का युद्ध लड़ रहे थे। तो बेचारा ये किसी और को कैसे बचाता, क्योंकि यूएन के अंदर तो खुद ही सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री अगर हम देखें तो 5 है। एफ रेस कैसे याद करें, एफ मतलब फ्रांस, आर मतलब रशिया, ए मतलब अमेरिका, सी मतलब चाइना, ई मतलब इंग्लैंड। तो यहाँ पे रशिया और क्या कहते हैं आपका अमेरिका, यही आपस में लड़ रहा था। तो क्या करते, तो इसीलिए पहली बार यहाँ पे यूएस को मौका मिला कि जाइए और आप इराक को सबक सिखाइए, चाहे उसके पैर तोड़ो या हाथ तोड़ो या मुंडी मरोड़ो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट इज वाई सभी कंट्री ने डिसाइड करा। अकेली कोई कंट्री डिसाइड नहीं करेगी, क्योंकि सबको पैसा चाहिए, सभी को ऑयल चाहिए, इसलिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट यूएन की मिलिट्री ऑपरेशन लिबरेट कुवैत को करवाने के लिए तैयार हुई। पूरी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे आर्मी जो थी यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और सऊदी अरेबिया की मेन आर्मी थी। पानी की तरफ से यूएस लड़ रहा था, ज्वाइंट फोर्स में बहुत सारी कंट्रियां थी, लगभग 34 कंट्रियां आई। सोचिए कुवैत पे इतना पैसा है, कुवैत से इतना पेट्रोल प्रोड्यूस होता है, ऑयल प्रोड्यूस होता है कि वहां पर पूरी तरीके से इराक के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि वहां पे सद्दाम हुसैन की सरकार चल रही थी और ऑफ कोर्स वो तो अपना मनमौजी बंदा था, कुछ भी कर सकता था, इसलिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया। इस क्वेश्चन को कुछ भी पूछा जा सकता है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बारे में बताइए, ऑपरेशन इसका परिणाम क्या हुआ, इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़े, एवरीथिंग यू नीड टू डिस्कस। और इस वजह से आप देखें तो यहाँ पर आर्मी में 6,60,000 ट्रूप्स गए, मतलब इतने सारे सैनिक गए और 34 कंट्री के सैनिक लड़ने गए, जिसमें से अगर आप देखें तो अकेले ही यूएस की आर्मी जो थी वो 75% अकेले ही यूएस की आर्मी थी। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि यूएस की आर्मी में पैसा कितना है, यूएस की आर्मी कितनी खतरनाक है, घर में घुस के मारेगी। जब सद्दाम हुसैन को घर में घुस के मारा तो सोचिए वो क्या कर सकती है इराक का। तो यहाँ पे यूएस की आर्मी ने इस ऑपरेशन को लीड करा ग्लोबली। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो गल्फ वॉर था वो लगभग 17 जून 1991 में स्टार्ट हुआ, 28 फरवरी
टोटली 1 महीना भी नहीं चला ये युद्ध। और दोस्तों एक महीना तो लगभग चला ही। और यहाँ पर आप देखेंगे कि उस समय पे वहाँ के राष्ट्रपति वॉर के अंदर अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करते हुए कह रहे थे कि ये पहला मौका हमें मिल रहा है दोस्तों, जाइए उड़ा दीजिए, खा जाइए सभी लोगों को। कहने का मतलब सबको खत्म कर दीजिए। और यहाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि वॉर जो था प्रॉफिटेबल था यूएस के लिए। यूएस को बहुत पैसा मिला क्योंकि सऊदी अरेबिया उन्होंने बहुत खर्चा करा, जर्मनी को बहुत पैसा मिला, जापान को बहुत पैसा मिला। और इसी वजह से यहाँ से यूएस ने अपने टेक्निकल वेपन्स और उसके बाद यूएस ने अपनी कंट्री की पावर ये पूरी तरीके से दिखा दी। ये दिखा दिया कि यूएस कुछ है। और यूएस के उस समय पे जो जनरल थे, उन जनरल ने ही पूरी आर्मी का नेतृत्व करा। इनका नाम नॉर्मन शेफॉस है, ठीक है। ये पेपर में आने के चांस है। 70% कॉलिशन ऑफ फोर्स इन्हीं की थी और इस तरीके से कुवैत को आजाद कराया गया। दोस्तों इराकी फ्रीडम इसीलिए इंपॉर्टेंट और इराक इसलिए हार गया क्योंकि आप देखोगे कि वहां पर आर्मी इतनी मजबूत है, 34 देशों की कंट्री आ गई है और अकेला अमेरिका जो है इतनी बड़ी आर्मी लेके जा रहा है, ऊपर से मार रहा है, नीचे से मार रहा है। इस युद्ध को तो हमने वीडियो गेम वॉर की संज्ञा भी दी। पहला ऐसा वॉर था ये जहां पर बस बटन दबाया जा रहा था, मिसाइलें जा रही थी, बटन दबाया जा रहा था, मिसाइलें जा रही थी। तो सोचिए लगभग ये 1.5 महीने युद्ध चला और फाइनली इराक ने हाथ पैर जोड़ के सरेंडर कर दी और भैया हमें नहीं लड़नी लड़ाई। और इस तरीके से ये जो इराकी फ्रीडम था, सॉरी फर्स्ट गल्फ वॉर था, वो इस तरीके से विजय होता है और अमेरिका की पावर को सबसे ज्यादा सुपीरियर देखा जाता है। ऐसा नहीं कि अमेरिका यहीं रुका, ऐसा नहीं है अमेरिका अपनी पावर को दिखाने के लिए रुका, अमेरिका और आगे बढ़ता चला गया। अमेरिका ने इसके बाद बहुत सारे ऑपरेशन लड़े, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, एंड्यूरिंग फ्रीडम और उसके बाद ये सारी चीजें, ये सब इन्होंने लड़ा। तो दोस्तों आप जब 12th क्लास की कंप्लीट सीरीज देखोगे तो आपको वर्ल्ड वाली बुक के अंदर ये इराकी फ्रीडम वगैरह वगैरह सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। वीडियो को एंड तक देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको काम अच्छा लगता है तो कमेंट कर दीजिए एक बार, क्या और कुछ आपके लिए अच्छा करे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, बुरी लगती है तो डिसलाइक करिए, और कुछ भी नया चाहिए तो कमेंट करिए। और क्या, बाकी इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहां ज्वाइन कर लीजिए और ईपी फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं आप लोग नोट्स के लिए, जो भी चीजें, ठीक है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दैट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।